पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की क्लासें चल रही थी अपनी। तो पिछली क्लास में अपने 1857 की क्रांति पढ़ी थी। तो आज ये 8वीं क्लास है। इसमें हम टॉपिक नंबर 4 राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता पढ़ेंगे। तो आरपीएससी जो सिलेबस है अपना फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है एक एक करके सारे क्रांतिकारियों के नाम, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर है अपने वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई 1883 नासिक में और इनकी मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1966 बम्बई में। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, माता का नाम राधाबाई और भाई गणेश और नारायण, पत्नी का नाम यमुनाबाई और इनको बोलते हैं स्वातंत्र्य वीर, ये इनका उपनाम है। इनका पूरा नाम सभी जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। इनके संगठन कौन कौन से हैं? एक इनका संगठन है मित्र मेला और एक है अभिनव भारत। मित्र मेला इसी का ये परिवर्तित नाम है अभिनव भारत, पहले इसको मित्र मेला बोलते थे। इसका गठन हुआ था 1899 नासिक में और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया था अभिनव भारत 1904 में। मई 1907 में इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई इन्होंने। इनकी पुस्तक है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये इनकी पुस्तक है। और सीधा 1857 1857 जो पुस्तक लिखी थी वो एस.एन. सेन की है 1857 की, और ये है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये है इनकी वीडी सावरकर साहब की। इसके बाद देखते हैं लंदन अध्ययन हेतु जाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी इनके लिए, और इनके सिफारिश की गई थी छात्रवृत्ति की तिलक द्वारा। कर्जन वायली की हत्या पर लिखे लेख के कारण 1910 में लंदन से गिरफ्तार हुए। कर्जन वायली पर लेख लिखा था इन्होंने कुछ, तो उसी कारण लंदन में अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और कर्जन वायली की हत्या की थी मदन लाल धींगरा ने। और उसके बाद लंदन से जब ये भारत आ रहे थे, भारत लाया गया था इनको MS मौर्या नामक जहाज से। तो भारत लाते वक्त सीवर होल से ये भाग निकले थे। 1911 में नासिक षड्यंत्र केस में काला पानी की सज़ा हुई इनको, और ये काला पानी कहाँ था? अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल में। तो इनको यहाँ काला पानी की सज़ा के लिए भेजा गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। सावरकर 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। सावरकर ने संलेखना पद्धति, संथारा पद्धति यानी जो जैन धर्म में होती है, अन्न जल त्याग करके प्राण त्यागते हैं, तो ये इसी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्यागे थे। तो उसी पद्धति से इन्होंने भी अपने प्राण त्यागे हैं। तो इनके कुछ कोटेशन भी है, कुछ कथन है इनके। मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैंने अपना मन समर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। वीर सावरकर। तो ये इनके कुछ कथन है। इसके बाद देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था 1838 में बंगाल के कांठलपाड़ा में। इनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 1894 में कलकत्ता में। एक राष्ट्रगीत है और एक राष्ट्रगान है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैंने इनको एक साथ ही लिख दिया है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। इसको गाने का समय होता है 65 सेकंड से 1 मिनट 45 सेकंड तक। और राष्ट्रगान होता है जनगण मन, सभी जानते हैं, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी समय अवधि होती है 52 सेकंड। तो वंदे मातरम आप याद रख सकते हैं, वंदे से इसको बंदे बोल के एक बार इसको बंदे पढ़ लेते हैं, बंदे और बकीम बै से बै ऐसे करके याद हो जाएगा। बकीम चंद्र के पिता का नाम था यादव चंद्र और इनकी माता का नाम था दुर्गा देवी। इनको आधुनिक बंगाली साहित्यिक पुनर्जागरण काल के प्रणेता बोलते हैं, वे आधुनिक बंगाली साहित्य के जनक भी बोलते हैं। इनकी पहली अंग्रेजी कृति थी, पहली प्रकाशित अंग्रेजी कृति राजमोहन्स वाइफ, और पहली प्रकाशित बांग्ला कृति होगी इनकी दुर्गेश नंदिनी।
जो 1864 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी अंतिम कृति होगी सीताराम 1886। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में। ये इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ। ये लिखा गया था 1882 में। और इसकी पृष्ठभूमि किस पे ये लिखा गया था? ये बेस्ड था सन्यासी विद्रोह पे। और ये सन्यासी विद्रोह है, ये 1763 से लेकर 1780 तक चला था। और यह प्रथम ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। वंदे मातरम 1874 इसके 5 पद थे इसमें, जो बाद में आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था इसको, वंदे मातरम को। और यह कहाँ गाया गया था पहली बार? 1896 में प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें ये वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम चंद्र की कविताओं का संग्रह ललिता उपमानस कहलाता है। यानी ललिता उपमानस में इनके सारी कविताओं का संग्रह है। बंकिम चंद्र जी की उपाधियाँ कौन कौन सी है? राय बहादुर और CIE। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, रजनी, बंग दर्शन, कृष्णकांत का वसीयतनामा, राधा रानी। ये बंकिम चंद्र जी की कुछ रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था 1886 में बंगाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में जापान में। इनके पिता का नाम था विनोद बिहारी और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। हार्डिंग बम कांड से ये संबंधित थे। तो हार्डिंग बम कांड एक बार पढ़ लेते हैं क्या था। तो ये घटना है 23 दिसंबर 1912 की। घटना ये है कि 1912 में जब राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, यानी नई नई बनी थी, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और जो बंगाल विभाजन था 1905 में जो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, तो उसको रद्द कर दिया गया था। साथ में 2 घोषणा की गई थी। तो उसी दौरान जुलूस से निकाला गया था। तो जुलूस के दौरान ये हार्डिंग बम कांड हुआ था। तो इसके जो मुख्य अभियुक्त माने गए हैं वो रास बिहारी बोस है, मास्टरमाइंड। और जापान प्रवास के दौरान श्री तोयामा के यहाँ सरणी यही जापानी युवती तोशिमा से विवाह किया। ये तोशिबा इनकी पत्नी है जापानी। 1913 में लिबर्टी नामक पर्चा निकाला। जापान से न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला। और टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की 1942 में। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, ये आज़ाद हिंद फौज, बाद में सिंगापुर में उन्होंने 1943 में आज़ाद अपने सुभाष चंद्र बोस ने इनकी कमान संभाली थी। तो ये वही है इसके बाद में, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक गठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। और बाद में उन्होंने इनकी कमान सौंप दी थी सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में 1943 में। तो इन्होंने नारा दिया था, इनका नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, एशिया वासियों के लिए। यानी उन्होंने केवल भारत को ही नहीं, पूरे एशिया को माना, एशिया के लिए लड़े थे ये, एशिया वालों के लिए। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे ये। 1908 में अलीपुर बम धमाके के बाद बंगाल छोड़ दिया था इन्होंने। 1912 में हार्डिंग बम कांड में शामिल हुए थे। 1916 में जापान की नागरिकता ली। 1918 में जापानी महिला तोशिका से विवाह किया। और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसकी 1943 में कमान सौंपी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। 1945 में जापान में इनका निधन हो गया था। तो ये थे रास बिहारी बोस। आगे देखते हैं, आगे लाला लाजपत राय। लाला जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को मोंगा, पंजाब में। और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 में। इनके पिता का नाम था लाला राधा कृष्ण और माता का नाम था गुलाब देवी। लाला जी के उपनाम कौन कौन से थे? पंजाब केसरी, पंजाब और शेर पंजाब। लाला जी आर्य समाज से प्रेरित थे। आर्य समाज जिनकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। और एक फैक्ट और है दयानंद सरस्वती जी का, इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाला हंसराज के साथ मिलके।
और जो विपिन चंद्रपाल थे वो ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। ये नोट डाल के लिखा है मैंने, एक साथ फैक्ट याद हो जाते हैं इससे। विपिन चंद्रपाल तो ब्रह्म समाज से, और लाला लाजपत राय हो गए आर्य समाज से प्रेरित। इसके बाद उनकी दैनिक पत्र में पंजाबी और वंदे मातरम ये दोनों उर्दू भाषा में है। अब पंजाबी देख के लगता है जैसे पंजाबी भाषा में है, लेकिन ये उर्दू भाषा में लिखा गया था दैनिक पत्र। और वंदे मातरम ये दोनों लाला जी के हैं, तो वंदे मातरम और पंजाबी उर्दू भाषा में लिखे गए हैं। द पीपल ये अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्र है। इसके बाद इनके अन्य पत्र हैं अशोक महान, छत्रपति शिवाजी, यंग इंडिया, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, अनहैप्पी इंडिया, विल टू फ्रीडम और आर्य समाज, ये इनकी कुछ अन्य पत्र हैं। और साइमन कमीशन के दौरान आप सभी जानते हैं कि इनको लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। तो उसी दौरान ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे क्यों आया। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। क्यों बना था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के 10 वर्ष पूरे हो गए थे। तो इसका आंकलन करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा ये गठन किया गया था कि ये मॉन्टेग्यू जो सुधार है इसका कितना ये सुधार कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ, तो इसके आंकलन के लिए ये साइमन कमीशन बनाया गया। इसका भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। तो काले झंडों से इसका विरोध भी हुआ था वहाँ पे। तो साइमन कमीशन 2 बार आया था, 3 फरवरी को और दूसरी बार आया था 1929 में। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इनका अध्यक्ष था जॉन साइमन, इसी के नाम पे साइमन कमीशन है। दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन कांग्रेस में जो था और जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी, तो इनके द्वारा ही इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कांग्रेस द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ये अपने पक्ष में नहीं है, सभी इसके जो भी जितने भी सदस्य हैं ये सारे अंग्रेज़ हैं, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। तो इसका विरोध किया गया था। ये मद्रास अधिवेशन के दौरान डॉक्टर अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान 30 अक्टूबर 1928 को लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हुए थे और उनका उपचार के दौरान 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी ये घटना तो है 30 अक्टूबर 1928 की, यानी विरोध तो हो रहा था, उसी दौरान उनको लाठियाँ लगी थी, सर पे गहरी चोटें आई थी। तो 30 अक्टूबर को उनको चोटें आई थी और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसी जो 17 नवंबर है इसी के एक महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर को इनकी मौत का बदला लिया गया था भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा। तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी। तो घटना ये हुई थी कि जो लाठीचार्ज था वो उसका आदेश दिया था जेम्स ए स्कॉट ने, यानी मुख्य जो अधिकारी था ये यही था, और जो सहायक अधिकारी था इसका वो था सैंडर्स। तो योजना बनाई गई थी भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा स्कॉट को मारने के लिए, स्कॉट को मारेंगे। तो 17 दिसंबर यानी पूरे एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 का दिन निर्धारित किया गया था, ये उसी दिन मारेंगे। तो हुआ ये कि ये तो बच गया सैंडर्स, ये स्कॉट तो बच गया और गोली लग गई सैंडर्स को। तो ये पी सैंडर्स, जॉन पी सैंडर्स इसका पूरा नाम है। तो ये सैंडर्स मर गया और इसी के कारण राजगुरु और भगत सिंह पर केस चला था और भगत सिंह को फांसी भी इसी केस के कारण हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस यही था इसका। तो आगे देखते हैं 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। इसके बाद आगे देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1956 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में। इनके बचपन का नाम केशव था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो केशव याद रखने वाली बात है, केशव तिलक, यानी तिलक केशों में लगाते हैं, केश बालों में तिलक लगाते हैं, ऐसे करके याद है कर लेना। तो लोकमान्य जी के उपनाम भी है
हिंदू राष्ट्रवाद के पिता, भारत का बेताज बादशाह मिस्टर ब्लंट और अशांति के जनक वैलेंटाइन सिरोल द्वारा इनको बोला गया था। 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी 1880 में। और इनके समाचार पत्र तिलक जी के कौन कौन से हैं? मराठा और केसरी। इसकी भाषा कई बार पूछ लेते हैं, तो मराठा की भाषा है अंग्रेजी भाषा, जो 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था। और केसरी की भाषा है मराठी, जो 1881 में, तो पहले केसरी आया, बाद में मराठा आया। तो केसरी की भाषा तो है मराठी और मराठा की भाषा है अंग्रेजी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। इसके बाद देखते हैं गणेश उत्सव। गणेश उत्सव 1853 में और शिवाजी उत्सव 1896 में। तो ये दोनों उत्सव, जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव है, ये दोनों ओलंपिक खेलों से प्रभावित थे। तो ओलंपिक खेलों के प्रभाव से इनको बनाया गया था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को। इसके बाद आगे देखते हैं। उन्नीस सौ 8 में देशद्रोह के कारण तिलक जी को 6 वर्ष की सजा हुई थी। मांडले जेल में इनको भेजा गया था, जहां इन्होंने गीता रेशे नामक पुस्तक की रचना की थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। तो अशांति का जनक तिलक जी को कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। तो इसी कारण इन्होंने बाद में इन पे वाद भी दायर किया था लंदन जाके। तो अशांति वाली संस्था वो तो है आर्य समाज, और अशांति के जनक कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। तिलक जी ने कांग्रेस के किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई थी, तो इसमें तिलक ऑप्शन आए तो पहले इसी को ही काटना है, क्योंकि इन्होंने किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की थी। किसी भी सम्मेलन बोल लो, चाहे इनको अधिवेशन बोल दो। तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। इसके बाद देखते हैं विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल, एक मिनट थोड़ा इनको साफ कर देता हूँ मैं। विपिन चंद्रपाल का जन्म हुआ था नवंबर 1858 में सिलट जिले के पोइली गांव में, ये बांग्लादेश में है। इनकी मृत्यु हुई थी 20 मई 1932 में। और विपिन चंद्रपाल का उपनाम है प्रचंड राष्ट्रवाद का पैगंबर। ये इम्पोर्टेंट है, प्रचंड राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे बोलते हैं? विपिन चंद्रपाल को। पैगंबर से पाल, पैसे पे ऐसे करके थोड़ा याद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। और विपिन चंद्रपाल के स्वराज्य पत्रिका इंडिया हाउस से प्रकाशित पत्रिका, जो बाद में करजन वायली की हत्या के बाद बंद कर दी गई। तो स्वराज्य पत्रिका भी विपिन चंद्रपाल की है। इनकी अन्य पत्रिकाएं प्रमुख कौन कौन सी है? वंदे मातरम, परिदर्शक, न्यू इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, ये सभी विपिन चंद्रपाल की पत्रिकाएं हैं। और इनके समाचार पत्र हैं बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया और द हिंदू रिव्यू। ये सारी विपिन चंद्रपाल की समाचार पत्र हैं। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में एमपी के मध्य प्रदेश के झाबुआ में। और इनकी मृत्यु हुई थी, ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 में। ये सभी जानते हैं अल्फ्रेड पार्क में जो घटना हुई थी, यानी गोलाबारी हुई थी, मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ। तो अंतिम गोली इन्होंने अपने खुद को मारी थी, तो वही घटना हुई